ईसा पूर्व 261। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छोटा भी नहीं था, लेकिन कलिंग की धरती पर सूरज उगने से पहले ही विनाश उतर चुका था। हवा में धुआं था, मिट्टी में बारूद और रक्त की गंध घुल चुकी थी। दया नदी का शांत बहता पानी आज लाल दिखाई दे रहा था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वह सन्नाटा था जो चीखों के बाद आता है। टूटे हुए रथ, बिखरी हुई तलवारें और हजारों निर्जीव शरीर। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये वह क्षण था जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। उस समय आर्यावर्त में एक नाम गूंज रहा था, अशोक, मौर्य वंश का वह सम्राट जिसकी सेना अपार थी, जिसके पास हाथियों की गर्जना थी, घोड़ों की टाप थी और लाखों सैनिकों की शक्ति थी। एक एक कर राज्यों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक मौर्य साम्राज्य फैलता चला गया। अशोक के लिए विजय ही जीवन था, विस्तार ही लक्ष्य था और शक्ति ही सत्य। लेकिन उस विशाल साम्राज्य के बीच एक भूमि ऐसी थी जो अब भी स्वतंत्र थी। कलिंग, आज का उड़ीसा, एक समृद्ध, स्वाभिमानी और शक्तिशाली राज्य, समुद्री व्यापार का केंद्र, साहसी योद्धाओं की धरती और शायद अशोक के अभिमान के लिए एक चुनौती। इतिहास गवाह है, कभी कभी युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं होते, वे होते हैं अहंकार के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए और यह साबित करने के लिए कि सबसे बड़ा कौन है। और फिर निर्णय लिया गया। मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना कलिंग की ओर बढ़ चली। कहते हैं लाखों सैनिक, हजारों हाथी और अनगिनत रथ। धरती कांप उठी थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह युद्ध सिर्फ कलिंग को नहीं बदलेगा, यह एक सम्राट को भी भीतर से तोड़ देगा। क्योंकि जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक विजेता था, पर उसके सामने खड़ी थी लाशों से भरी धरती, रोती हुई स्त्रियां, अनाथ बच्चे, जलते हुए गांव। और उसी क्षण वह प्रश्न उठा जो शायद पहली बार उसके मन में आया था, क्या यही विजय है? कहते हैं उस दिन अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन स्वयं से हार गया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां एक कठोर विजेता बन जाता है, धर्माशोक। लेकिन आखिर कलिंग की धरती पर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक साम्राज्य विस्तारक को अहिंसा का मार्ग अपनाने पर मजबूर कर दिया? यह कहानी है कलिंग युद्ध की, लेकिन अशोक की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईसा पूर्व 322। भारत की धरती पर एक और तूफान उठ चुका था। मगध की गद्दी पर बैठा नंद वंश, शक्ति में विशाल, धन में अपार, लेकिन जनता के मन में आदर नहीं। और तभी इतिहास के मंच पर प्रवेश हुआ दो नामों का, एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त और एक तेजस्वी मस्तिष्क आचार्य चाणक्य। कहते हैं चाणक्य ने अपमान सहा था और उस अपमान ने जन्म दिया एक संकल्प को, नंद वंश का अंत। रणनीति बनी, योजनाएं रची गईं और अंततः नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी संभाली। यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जो धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त पर छाने लगा। चाणक्य की नीति, चंद्रगुप्त की वीरता और मजबूत प्रशासन, मौर्य सत्ता दिन ब दिन शक्तिशाली होती गई। फिर आए बिंदुसार, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। उन्होंने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया, दक्षिण की ओर विस्तार किया, मौर्य ध्वज और दूर तक पहुंच गया। लेकिन असल कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। बिंदुसार के पुत्रों में से एक था अशोक। कहा जाता है बचपन से ही वह साधारण नहीं था, तीक्ष्ण बुद्धि, असीम साहस और भीतर कहीं गहरी महत्वाकांक्षा। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उसे शांत करने भेजा गया, अशोक को। और उसने क्या किया? विद्रोह कुचल दी निर्दयता से। धीरे धीरे उसकी छवि बनने लगी, एक कठोर, निर्भीक और महत्वाकांक्षी राजकुमार की। कुछ कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि सिंहासन पाने के लिए उसे अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। सत्ता की राह कभी सरल नहीं होती। और जब अंततः अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, विस्तार, शक्ति और संपूर्ण भारत पर अधिकार। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अब सवाल था, अशोक की नजर कलिंग पर ही क्यों? इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी एक राज्य उसे क्यों खटक रहा था? क्योंकि कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह स्वतंत्र था, स्वाभिमानी था और उसने कभी मौर्य सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाया। जब चारों ओर मौर्य ध्वज लहरा रहा था, तब भी कलिंग ने कहा, हम स्वतंत्र हैं। पर बात सिर्फ अहंकार की नहीं थी। कलिंग समुद्री शक्ति का केंद्र था, बंगाल की खाड़ी के किनारे शक्तिशाली बंदरगाहों के साथ। दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार उसी से गुजरता था। जिसके पास कलिंग होता,
उसके पास धन, संपर्क और प्रभाव होता और मौर्य साम्राज्य के बीच एक स्वतंत्र राज्य राजनीतिक रूप से भी असहज था। अशोक का सपना था एक भारत, एक सम्राट। उस सपने के रास्ते में खड़ा था कलिंग। अब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह प्रतिष्ठा, शक्ति और अहंकार की लड़ाई थी। और फिर आदेश दिया गया, कलिंग की ओर बढ़ो। किसी ने नहीं सोचा था यही निर्णय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। और फिर वह दिन आ ही गया। ईसा पूर्व 261 कलिंग की धरती पर मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना उतर चुकी थी। कहते हैं जब सेना आगे बढ़ी तो धरती कांप उठी थी। हजारों सैनिक, असंख्य रथ और युद्ध हाथियों की गर्जना, धूल का बादल आसमान तक उठ गया। कलिंग ने भी तैयारी कर ली थी। दया नदी के किनारे दो शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर था विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, दूसरी ओर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता हुआ कलिंग। पहला शंख बजा और फिर इतिहास की सबसे भीषण टक्कर शुरू हुई। हाथियों की भिड़ंत से धरती हिल उठी, घोड़ों की टाप से मैदान गूंज उठा, तलवारों की टकराहट मानो बिजली कड़क रही हो। भाले हवा चीरते हुए आगे बढ़े, ढालें टूटती गईं, रथ उलटते गए। दया नदी के किनारे घंटों नहीं, दिनों तक युद्ध चलता रहा। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कलिंग के योद्धा जानते थे ये केवल भूमि की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और मौर्य सेना के लिए ये सम्राट की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। हर प्रहार के साथ चीखें उठती, हर पल धरती और लाल होती जाती। युद्ध अब सिर्फ रणनीति नहीं रहा था, यह उग्रता बन चुका था। और जब सूर्य अस्त हुआ तो उसके साथ हजारों जीवन भी ढल चुके थे। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि जो दृश्य युद्ध के अंत में सामने आने वाला था वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। युद्ध खत्म हो चुका था। मैदान में लाशें थीं, चीखें थीं और खून से लाल हुई धरती। विजय तो मिल गई थी, लेकिन उस दिन अशोक हार गया था। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गए। और उसी रणभूमि में खड़े होकर अशोक ने फैसला किया, अब तलवार नहीं, धर्म जीतेगा। कलिंग ने एक सम्राट को नहीं बदला, उसने इतिहास बदल दिया। क्योंकि उसी दिन युद्ध का अशोक मर गया और जन्म हुआ महान अशोक का।